नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव और भारत की बात की शुरुआत इस समय की बहुत बड़ी खबर के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच फ्रांस की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। फ्रांस ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। फ्रांस इस बात का प्रबल समर्थक है। मैक्रोन ने कहा, भारत की बात दुनिया में सुनी जाती है। हम आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अब से थोड़ी देर पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 90 मिनट तक लंबी बातचीत की है। फ्रांस की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया में रूस से यूएनएससी की सदस्यता छीनने की बात हो रही है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल से रूस की सदस्यता कैंसिल होनी चाहिए। और फ्रांस के राजदूत के द्वारा यह बड़ा बयान दिया गया है कि भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत एक लंबे समय से अपनी इस सदस्यता को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन लगातार चीन के विरोध के चलते हुए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाती है। अब पूरी दुनिया भारत की बात सुने, ये फ्रांस के राजदूत का कहना है। रूस की सदस्यता छीने जाने की चर्चा के बीच फ्रांस के राजदूत का ये एक बड़ा बयान। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में नेटो अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। नेटो के सदस्य फ्रांस ने अपने 500 जवानों का लश्कर के साथ यूक्रेन से सटे रोमानिया में भेजने की बात की है। हम आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध की एक बड़ी वजह नेटो को भी बताया जा रहा है। रूस की सबसे बड़ी चिंता नेटो सेनाओं को लेकर ही थी कि नेटो का सदस्य अगर यूक्रेन बनता है तो रूस के बॉर्डर पर नेटो सेना पहुंच सकती है। और इसी चिंता को लेकर रूस ने हमेशा ये कहा कि हम अपनी सुरक्षा के चलते ये युद्ध लड़ रहे हैं। और अब बड़ी खबर इस समय ये आई है कि फ्रांस ने अपने 500 जवानों का लश्कर यूक्रेन से सटे रोमानिया में भेजा है। रोमानिया नेटो का सदस्य है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच वॉर गेम चल रहा है। जेलेंस्की ने पुतिन की सेना को कीव में घुसने से रोकने के लिए एक प्लान बनाया और उसी प्लान को काटने के लिए रूसी राष्ट्रपति लाए हैं ऑपरेशन पी। क्या है ये ऑपरेशन पी, आइए आपको समझाते हैं। कीव के आसमान में धमाका, बैसल कीव एयरबेस पर हमला, यूक्रेन के गोदाम पर मिसाइल धमाका, नेशनल स्क्वायर पर मिसाइल अटैक। यूक्रेन की धरती रूस के लड़ाकू विमानों से बरसते बम और मिसाइल से ऐसे ही दहल रही थी और यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर आगे बढ़ रही थी रूसी सेना। इन हालातों में जेलेंस्की रूसी सेना के काफिले को रोकने के लिए बना रहे थे आगे की एक खास रणनीति। और ये रणनीति थी राजधानी कीव में दाखिल होने के रास्ते वाले पुलों को बमों से उड़ाना। ऐसे धमाके पर धमाके होते रहे और कीव में एंट्री वाले पुल और रास्ते बम की तरह फटते रहे। इन धमाकों के बाद देखिए पुलों का क्या हाल हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की सोच ये थी कि पुल ही नहीं होंगे तो पुतिन की सेना की गाड़ियां आगे बढ़ेंगी कैसे। जेलेंस्की की इसी रणनीति को कुचल रहे हैं पुतिन के रूसी सेना के टैंक, क्योंकि पुतिन ने चलाया है ऑपरेशन पी। पुतिन के ऑपरेशन पी को समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। खुद रूसी सेना ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें एक टूटा हुआ पुल आपको दिखाई देगा। और अब देखिए रूसी सेना का काफिला, बड़े बड़े टैंक और आर्मी की गाड़ियां हैं। मेन हाईवे से ये आगे बढ़े, लेकिन सामने पुल टूटा मिला तो पुतिन की सेना ने देखिए कैसे एक अस्थायी पुल तैयार किया। उसी पुल पर ये रूसी सैनिक खड़ा होकर टैंक को झंडे दिखा रहा है और धीरे धीरे रूस के टैंक और गाड़ियां इसी पुल से धड़धड़ाते हुए गुजर जाते हैं। यही है रूस का ऑपरेशन पी। दरअसल दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है रूस की आर्मी। रूस के जवानों को कुछ ही घंटों में ऐसे ही बड़े बड़े पुल बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीरें रूसी सेना को मिली ऐसी ही ट्रेनिंग की है और इसी ट्रेनिंग का असर यूक्रेन के कीव में रूस का ये ऑपरेशन पी है। दरअसल रूस ने यूक्रेन में अभी अपनी सेना की पहली खेप भेजी है। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था और सिंगल होप ओनली इज दिस
कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स सब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहां पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देके छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस, थैंक यू सो मच सर। मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था 24 को, तो 25 को हम सारे राशन की लाइन में लगे। हमें लगा कि 1 हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट्स, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ भी। तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन हम लगे हैं। देखिए पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब डबल हो रही है। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है। लेकिन अच्छा है, सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूं ये स्वाभाविक है। भाई इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है। खैर जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों से मुलाकात करते हुए जो हाल ही में यूक्रेन से लौटे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद भारत सरकार की कोशिशों के चलते
ये खुशकिस्मत बच्चे भारत लौट पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी सरकारों पर निशाना साधा। मेडिकल शिक्षा की नीति अगर सही होती तो शायद किसी भी माता पिता को अपने बच्चे को इस कम उम्र में बाहर नहीं भेजना पड़ता। और नाम बिना लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोला। मेडिकल शिक्षा की पुरानी सरकार की नीति सही नहीं, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बच्चों से जो हाल ही में यूक्रेन से लौटे हैं। नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात कर रहे थे वाराणसी में उन बच्चों के साथ जो यूक्रेन से लौटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों की नीति अगर सही होती तो विदेश में पढ़ने नहीं जाना पड़ता। देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर इस देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध का आज 8वां दिन है और इस युद्ध में हिंदुस्तान की इकलौती चिंता अपने बच्चों और भारतीयों को सुरक्षित वतन लाना है। लगातार भारत के विशेष विमान दुनिया के 4 देशों से भारतीय छात्रों को हिंदुस्तान वापस लेकर आ रहे हैं। बुधवार को भारत ने 3 घंटे के भीतर हर हाल में यूक्रेन का खार्किव शहर खाली करने की एडवाइजरी जारी कर दी थी। दरअसल खार्किव पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां लगातार बमबारी की वजह से भारतीय छात्र बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता और दिक्कत भारत के लिए। वहाँ से बच्चे अपने रिस्क पे आते हैं बॉर्डर तक। बॉर्डर से 6 किलोमीटर पहले अपनी मिलिट्री लगा रखी है, वो लोग नहीं जाने दे रहे हम लोगों को। बच्चों को आने नहीं दिया जा रहा है, मारा जा रहा है वहाँ पे। और पर जब एम्बेसी ने हेल्प करा हमें क्रॉस करने में, पोलैंड में बच्चे सेफ हैं इस टाइम पे, तो मैं बस इतना ही है, एम्बेसी को थैंक यू करूँगा अपने। जितने बच्चे यूक्रेन में थे उनकी पढ़ाई कराने का जिम्मा है। वेलकम बैक होम। स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें अंधेरे की जरूर है, लेकिन कहानी उम्मीद, हिम्मत और कामयाबी रोशनी है। उम्मीद युद्ध की जमीन से हजारों बच्चों के घर सही सलामत वापस आने की। हिम्मत उन बच्चों की जो आसमान से बरसती मौत के बीच सुरक्षित होने के रास्ते पर बिना रुके चलते रहे। खुशी है सर, सेटिस्फेक्शन है। और ये मेरा 8वां दिन है, जर्नी शुरू किया मैंने और अब तक का 8 दिन पहले मैं हॉस्टल से चला था बस करके, और उसके बाद 30 किलोमीटर हमने पैदल सफ़र किया। हज़ारों की भीड़ थी, कई घंटों में 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चों की, मैक्सिमम 10 बच्चों की एंट्रेंस थी। मालूम नहीं वो उनका मैनेजमेंट ऐसा था, पता नहीं उनका भेदभाव था या क्या था, लेकिन वो एंट्रेंस ही नहीं दे रहे थे। एंट्रेंस दे रहे थे तो हम लोगों ने 2 दिन 2.5 दिन सड़क पे ही रात गुजारी, 2-2 घूंट पानी पिया, 3-3 घूंट पानी पिया। तो सफ़र तो बड़ा चैलेंजिंग रहा, लेकिन जैसे पोलैंड बॉर्डर हमने क्रॉस किया, उसके बाद इंडियन एम्बेसी के अंदर जब हम आए, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। उम्मीद और हिम्मत दोनों ने मजबूती से एक दूसरे का दामन पकड़े रखा और फिर कामयाबी की ये तस्वीरें सामने आई जब भारतीय विमान विशेष उड़ान के जरिए बच्चों को अपने घर वापस लेकर आने लगे। सबसे ताजा तस्वीर ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर के लैंड करने की है, जब हिंडन एयरबेस पर वो 200 छात्रों को लेकर पहुंचा था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जहां छात्रों को देश वापस लाने के लिए ग्लोब मास्टर में सवार कराने की तैयारी हो रही थी, और उस वक्त छात्रों की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह कर रहे थे।
ये तस्वीर ऑपरेशन गंगा की तेजी और मुस्तैदी की मिसाल है। जनरल वीके सिंह पोलैंड में ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं और बुधवार की रात जब विमान में छात्र सवार हो रहे थे तब जनरल का ये अंदाज दिखा। छात्रों के विमान में बैठने के बाद भी जनरल वीके सिंह आराम से नहीं बैठे, माइक संभाला और बच्चों का हौसला बढ़ाया। भारत माता की जय के नारे लगाए। बुधवार को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी थी और गुरुवार तड़के जब विमान हिंदुस्तान की धरती पर लैंड हुआ तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भारतीय छात्रों को रिसीव करने के लिए हिंडन एयरबेस पर मौजूद थे। कि 4 जो फ्लाइट्स हैं वो अब तक यहाँ पर आ चुकी हैं, जिनमें से 2 रोमानिया से हैं। ये वाली जो फ्लाइट है ये रोमानिया से आई है। रोमानिया से 2 फ्लाइट आ चुकी हैं, एक पोलैंड से आई है और एक आई है हंगरी से। ये 4 एयरक्राफ्ट हैं जो ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना ने अपने 4 जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को लगाया था इस पूरे ऑपरेशन में। इसमें 200 स्टूडेंट्स हमारे रोमानिया से आए, 210 दूसरे फ्लाइट में हंगरी से, पोलैंड से 208 और इसमें 180 हमारे पुनः रोमानिया से आए। ये जहाज अभी फिर लौट रहे हैं 1 घंटे के बाद रेस्ट करके। जब तक हमारा एक एक छात्र, एक एक अभिभावक जो उनके साथ है यहाँ नहीं लौटता है, तब तक ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलेगा। और इसके बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक 4 ग्लोब मास्टर 808 भारतीय छात्रों को लेकर वापस लौट चुके हैं। बस बॉर्डर तक हमें दिक्कत आई पहुंचने में, लेकिन उसके बाद जब इंडियन एम्बेसी ने देखा तो फिर वहाँ पे अच्छा प्रोवाइड किया, खाना वगैरह भी सब अरेंजमेंट अच्छे थे, हमें होटल भी मिला, फिर बहुत जल्दी वहाँ से इवैक्यूएट भी करा लिया हमें, सब कुछ अच्छा था वहाँ पे, फैसिलिटीज वगैरह। बस हमें यूक्रेन से जो वहाँ तक आए हम हंगरी तक वहाँ प्रॉब्लम आई थोड़ी, उसके बाद से सब ठीक था। पहले तो सबसे थैंक्स करूँगा मैं इंडियन गवर्नमेंट का कि हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट हम इतना अच्छे से आए और बहुत जल्दी आए। हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हम इतनी जल्दी आ जाएंगे, बस यही बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बस पहुँच गए हैं। लगातार ये विमान हिंदुस्तान से यूक्रेन से सटे 4 अलग अलग देशों में पहुंचकर भारतीय छात्रों को वापस ला रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों छात्रों को वापस लाना है और ऑपरेशन गंगा के तहत युद्ध स्तर पर इसे अंजाम दिया जा रहा है। बिना 1 मिनट की देरी किए ऑपरेशन जारी है क्योंकि यूक्रेन में हालात बेहद खराब है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव की हैं, जहां रिहायशी इमारतें भी तबाह हो गयी। ये तस्वीर देखिए जिसे हमने धुंधला कर दिया। कोई अपने बिस्तर पर शायद सो रहा था, लेकिन बम ने सब कुछ खत्म कर दिया। इन मुश्किल हालात में रूस की एम्बेसी की तरफ से एक बयान देकर पूरी दुनिया में उस बयान को सुर्खियां बना दिया गया। रूस की एजेंसी की तरफ से बयान दिया गया कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को यूक्रेन की सेना ने बंधक बना लिया है ताकि उनका इस्तेमाल मानवीय ढाल के रूप में किया जा सके। इस दावे पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यूक्रेन में कोई भी छात्र बंधक नहीं है। कि हमारे जितनी जानकारी है ऐसा कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं है और हम ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है और हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यूक्रेनियन साइड से भी। हालात बेहद मुश्किल है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए फैसल ने बताया कि पश्चिम की तरफ जाना मुश्किल है। उन 4 देशों की तरफ सुमी से सफर करना चुनौतीपूर्ण है, जहां से अभी ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। थैंक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड नरेंद्र मोदी हम लोग इंडिया आ गए। ओडेसा में एक्चुअली आई थिंक पहला अटैक ओडेसा में ही हुआ था और सुबह 4:30 बजे हम लोग अलार्म से पहले मैं बॉम्ब से उठा था। जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे तो वो कोलाइड करते हैं और उसकी वजह से बहुत खतरनाक आवाज़ आती है और उसकी वजह से पूरे हॉस्टल में पैनिक मच गया था। तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जब यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर विमान 2 घंटे की देरी से भारत पहुंचा। बच्चा युद्ध भूमि में फंस गया हो और कई दिनों बाद जब सही सलामत आंखों के सामने मौजूद हो तो दिल में भावनाओं का कैसा ज्वार उठता है, ये माँ का दिल ही जानता है। बहुत खुश हो रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी जिंदगी में ना मिलेगी कि मेरा बेटा वापस आ गया। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जयेश बता रहे हैं कि कैसे 15 घंटे तक लगातार लाइन में खड़े रहकर और हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचकर वो आज देश लौट पाए हैं।
तो हमें कम से कम 3 दिन तक बॉर्डर में 15-15 घंटे लाइन में लगा रहना पड़ा। और मतलब ऐसा होता था कि खड़े खड़े वहाँ पे ठंडा होता था बहुत, तो ऐसा होता था कि शूज़ बिल्कुल ठंड नहीं रोक पाते थे। उसके बाद तो मतलब फिर बिना खाए तो मतलब ऐसे लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन एंट्री नहीं मिल रही थी। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से ये विमान दिल्ली पहुंचा था। यूक्रेन से निकाले गए भारतीय छात्र 4 अलग-अलग देशों में जमा हो रहे हैं और वहां से उन्हें वापस हिंदुस्तान लाया जा रहा है। यूक्रेन से सटे ये 4 देश हैं: पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। चारों देश में रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभालने के लिए मोदी सरकार के 4 मंत्री मोर्चे पर तैनात हैं। पोलैंड में जनरल वीके सिंह ने कमान संभाली है। स्लोवाकिया में किरण रिजिजू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हंगरी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वतन वापसी के ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। जब हमारे बच्चों को हम सुरक्षित एक युद्ध के वातावरण से हम लोग निकाल रहे हैं और उनको वापस देश भेज रहे हैं, मैं अब सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहा हूँ। सिरिट हमारी एंट्री पॉइंट है जहाँ मैं अभी पहुँचने वाला हूँ, और उसी के साथ साथ लगा हुआ एयरपोर्ट है सुचेवा। तो मेरी विचारधारा थी कि सिरिट से 6.5-7 घंटे हमारे बच्चों को बुखारेस्ट लाने के बजाय उनको हम लोग सुचेवा एयरपोर्ट से ही रवाना करें। तो हमारा पूरा लक्ष्य है कि एक भी बच्चा भी यहाँ रह न जाए, सुरक्षित घर पहुँचाया जाए, और इस लक्ष्य की पूर्ति करने के तक पूरी सरकार कटिबद्ध तरीके से, संकल्पित तरीके से इस विषय पर डटी हुई है। अगले 24 घंटे में 15 और उड़ानें भारतीयों को लेकर आने वाली है, और जब तक आखिरी भारतीय वापस नहीं लौट आता तब तक ये ऑपरेशन इसी तरह से चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और छात्रों की सुरक्षा और उनकी घर वापसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात भी की है। स्टूडेंट्स सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी जो सुमी ओब्लास्ट में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों के मुद्दे पर विशेष मंत्रालय सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक के 21 सदस्यों में राहुल गांधी समेत 9 सदस्य मौजूद थे। कुछ सदस्यों ने रेस्क्यू ऑपरेशन देर से शुरू होने की बात की। हालांकि बैठक में मौजूद राहुल गांधी ने बचाव प्रक्रिया की तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में अच्छा काम हो रहा है। दरअसल हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। बॉर्डर पर तो भारतीय विमान अपने बच्चों को लाने के लिए मौजूद हैं, लेकिन कई बच्चे बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। The students of Kharkiv and Sumy, so all the students from this region are requesting you guys to do something as soon as possible. ये तस्वीरें देखिए जहां खारकीव रेलवे स्टेशन पर छात्र चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चढ़ने नहीं दिया जा रहा। यूक्रेन के लोगों को तरजीह दी जा रही है। इसके बाद खबर ये आई कि छात्र सामान सड़क पर छोड़कर 20 किलोमीटर पैदल रूस की तरफ निकल पड़े। हालात मुश्किल भरे जरूर है, लेकिन भारत सरकार हर मोर्चे पर भारतीय छात्रों की मदद के लिए तैयार खड़ी दिख रही है। थोड़ी उम्मीद और थोड़ी हिम्मत दिखाकर ये जंग जीती जा सकती है। तो विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अभी तक 18,000 भारतीय छात्र यूक्रेन से निकाले जा चुके हैं, और ये जो छात्र निकाले जा रहे हैं यूक्रेन से, लगभग 15,000 छात्रों को 5 मार्च तक भारत लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। 5 मार्च तक कुल 15,000 बच्चे देश लाए जा सकते हैं। ये सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। ऑपरेशन गंगा को लेकर भारत सरकार ने ये बड़ी जानकारी दी है। और हम आपको बता दें कि ये अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक युद्ध क्षेत्र में फंसा भारत का आखिरी शख्स नहीं निकल जाता है।
तो 13,800 कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए ये 15,000 बच्चे लगभग 5 मार्च तक भारत लाए जाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।